हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। इसका हम लोग टाइप 4 देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 1, टाइप 2, 3 को पूरा कर चुके हैं। टाइप 4 का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार √3, √5, √7 को अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। एक का हल देखिए, √2 जो है ये तो अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको हम लोग हल करने के लिए पहले मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। हल माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब कोई संख्या परिमेय होता है तो उसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए इसे p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, चाहे लिखा जा सकता है। निरूपित किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है और q ≠ 0, जहां p और q पूर्णांक और q ≠ 0। इसलिए √2 बराबर p/q। कोष्ठ में आप लिख सकते हैं जहां p और q में कोई एकेतर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जहां p और q में कोई एकेतर उभयनिष्ठ जहां p और q में कोई एकेतर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। √2 बराबर p/q आया है तो दोनों तरफ हम लोग वर्क कर देते हैं। आप ये लिख भी सकते हैं भाषा में, दोनों तरफ वर्क करने पर, चाहे डायरेक्ट आप ऐसे स्क्वायर दोनों तरफ कर सकते हैं। तो √2 का जब वर्क करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और p का वर्ग p² हो जाएगा और q का वर्ग बटा में q² हो जाएगा। जब किसी भिन्न का स्क्वायर होता है तो अंश और हर दोनों के लिए होता है। तो यहाँ p का भी स्क्वायर होगा बटा q का भी स्क्वायर होगा और इस 2 के नीचे क्या होगा, 1। आप ऐसे अगर क्रॉस गुना करते हैं तो 1 गुना p आ जाएगा। क्या चीज आ जाएगा? p आ जाएगा। मतलब p नहीं आया, इस 2 के नीचे 1 होगा तो 1 गुना p² क्या होगा, p²। यहाँ हम लोग क्रॉस गुना कर लेंगे और इधर ऐसे गुना कीजिएगा, q² गुना 2 तो क्या आ जाएगा, 2q²। तो ये जो 2 है ना, 2, ये 2 क्या करेगा, p² को विभाजित करेगा। तो जब 2 p² को विभाजित करेगा तो 2 p² का क्या होगा, गुणनखंड होगा। इसलिए 2 p² का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब फिर से हम लोग ये जो p है, p बराबर मान लेते हैं। क्या मानेंगे, ये √2 सिद्ध करना है तो हम 2 और इसके साथ एक कांस्टेंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने m मान लिया तो यहाँ लिखेंगे अब p बराबर 2 माना। फिर इसको अब हम लोग दोनों तरफ वर्क कर देंगे, p² और यहाँ 2m²। तो p² हो जाएगा, 2² 4 और m² m²। और इसको हम लोग यहाँ समीकरण मान के रखेंगे, समीकरण 1। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, जो p² का मान है यहाँ 2q², p² के बदले अब यहाँ 2q² रख देंगे।
बराबर 4m²। तो फिर इस 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो q² बराबर क्या प्राप्त हो गया 2m²। तो यहाँ फिर अब क्या होगा, जैसे यहाँ 2p² को विभाजित कर रहा था, मतलब p² का 2 गुणनखंड था, ठीक उसी प्रकार q² का यहाँ भी 2 क्या है गुणनखंड होगा, क्योंकि 2q² को विभाजित करेगा, इसलिए 2q² का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो हम लोग लास्ट में यहाँ लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2p² और q², 2p² और q² दोनों का गुणनखंड है, दोनों का गुणनखंड है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न 1 का हल है, यहाँ दिया हुआ था क्वेश्चन में सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग लिखे माना कि √2 एक परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए पहले परिमेय मान लिया जाता है, तो यहाँ लिखे √2 एक परिमेय संख्या, इसलिए इसे p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है। मतलब जब भी कोई संख्या परिमेय होता है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q ≠ 0, मतलब q बराबर नहीं 0। ऐसा क्यों दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 5/0 अगर हो जाए, जब q यहाँ 0 हो जाएगा तो एक इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ये अर्थहीन हो जाता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं q ≠ 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए √2 बराबर क्या लिख लिया हम लोग p/q, कोष्ठ में लिख दिया, जहाँ p और q में कोई एकेतर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब ये है कि p और q में एक के अतिरिक्त कुछ कॉमन नहीं है, इसमें उभयनिष्ठ कोई गुणनखंड नहीं है कॉमन। अब इसको हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर लिए, तो √2 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग, वर्ग मतलब कि स्क्वायर, तो √2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाता है, और यहाँ p/q का वर्ग जो होगा p²/q² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हम लोग क्रॉस गुना कर लिए, 2 के हर में क्या हो सकता है 1, तो क्रॉस गुना कीजिएगा 1 गुना p², तो यहाँ आ जाएगा p², और फिर 2 गुना q² कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 2q², और इसको हम लोग मान लिए समीकरण 1। यहाँ लिखे इसलिए 2p² का एक गुणनखंड है। यहाँ एक और तरीका है लिखने का, यहाँ हम लोग ये भी लिख सकते थे, इसलिए 2p² को विभाजित करता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, चाहे यहाँ मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, इसको हम लिख दिए 2 गुना 3, तो ये क्या है 2 6 को विभाजित करेगा, या आप कह सकते हैं 2 क्या है 6 का एक गुणनखंड है, 2 क्या है यहाँ 6 का एक गुणनखंड है, क्योंकि जब कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित करता है तो वह संख्या क्या होता है गुणनखंड होता है। जैसे यहाँ 2 6 को विभाजित करेगा तो 6 का 2 गुणनखंड कहलाएगा, 3 6 को विभाजित करेगा तो 6 का 3 गुणनखंड कहलाएगा। तो यहाँ इसीलिए हम लोग लिखे हैं 2p² का एक गुणनखंड है, क्योंकि p² के बराबर क्या है 2q²। अब p बराबर a वाला लेकर और ये जो गुणनखंड रहता है इसके साथ एक कांस्टेंट ले लेंगे अचर पद, तो p बराबर क्या लिख लिए 2m माना, फिर यहाँ दोनों तरफ वर्ग किए, p² बराबर 2m² हो गया, p² का p² बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और m का स्क्वायर m²। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं p² बराबर 2q² है, तो ये p² के बदले हम 2q² रख दिए, बराबर ही 4m², तो ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, फिर यहाँ क्या आ जाएगा q² बराबर 2m² लिखे, इसलिए 2q² का एक गुणनखंड है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं p² बराबर 2q² है, तो ये 2p² को विभाजित कर रहा है, 2p² का गुणनखंड कहला रहा है। ठीक उसी प्रकार
क्यू स्क्वायर बराबर 2m² है, तो यहाँ भी 2q² को विभाजित करेगा और ये 2q² का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा, इसलिए 2q² का एक गुणनखंड है। लास्ट में क्या लिख दिया, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2p² और q² दोनों का गुणनखंड है। अगर ये परिमेय होता तो ये दोनों का गुणनखंड नहीं होता। अब कारण हम बता दिए, परिमेय क्यों नहीं है, परिमेय संख्या, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या मानना था √2 का, वो गलत है मेरा मानना। अब गलत क्यों है, जो बताया गया है यहाँ 2p² और q² दोनों का गुणनखंड, जबकि इसको होना चाहिए था किसी एक का, इसलिए √2 जो है क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख दिया, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा एक और चीज समझ लेते हैं। यहाँ मान लीजिए, यहाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या, तो √3 को आप सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ये जो √2 है, ये √2 यहाँ आप √3 कर देंगे, क्या कर देंगे, √3। तो फिर उसी तरह हो जाएगा, माना कि √3 एक परिमेय संख्या, इसलिए इसे p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ आप इसलिए लिखेंगे √3 बराबर p/q, जहां p और q में कोई एक गुणनखंड नहीं है। तो फिर यहाँ आप √3 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जहाँ जहाँ 2 है वहाँ क्या हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ 3p² को विभाजित करने लगेगा, मतलब 3p² का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ भी आप p बराबर क्या मानेंगे, 3m। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ m मानेंगे, आप k भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एक कांस्टेंट टर्म, अचर पद। तो फिर यहाँ 3 होगा, तो यहाँ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो फिर यहाँ 9 रहेगा, तो ये तो अब 3q² रहेगा। तो फिर इस 3 से 9 को काटिएगा, तो यहाँ 3 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, तो फिर यहाँ भी 3 आने लगेगा। तो फिर यहाँ 3 क्या कहलाने लगेगा, q² का एक गुणनखंड। तो फिर यहाँ लिखा गया था, हमारी मान्यता गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 क्या हो जाएगा, p² और q² दोनों का गुणनखंड, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी तरह आप अगले 3 प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। आज का क्लास इतना ही पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।